ठीक है। अश्विन डन बेटा? यस सर। ओके। रेजिस्टेंस होता है ना, ये बैटरी हो गई, बैटरी के बाद रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस ये होगा, ये रेजिस्टेंस कहलाएगा। इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब इस तरह से करके ऐसे ऐसे कर दो, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया। हाँ बताओ क्या कह रहे हो? रजिस्टर ये रहा। बस वेरिएबल रजिस्टर या रियोस्टेट रहेगा तो उसमें ऐसे करोगे। कौन? हाँ बेटा सुनो, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी, रजिस्टर इज द डिवाइस। तो अगर रेजिस्टेंस बनाने को बोला जाएगा तो भी यही बनाओगे, और रजिस्टर बनाने को बोला जाएगा तो भी यही बनाओगे। समझ आ रहा था बच्चों? लास्ट क्लास में मैंने आपको रियोस्टेट बोला था, रियोस्टेट में दिखाऊंगा, ये रियोस्टेट है, देख लो इधर। हाँ ये रियोस्टेट है, कल फोटो में देखा था ना, देखो तो इसमें ऐसे देख रहे हो, इसके इस तरह से एंड्स होते हैं, तो 3 कनेक्शन होता है ना रियोस्टेट का। तो एक कनेक्शन देखो यहाँ लगता है, ऐसे खोलूंगा, यहाँ तार लगा वायर लगाऊंगा और इसको ऐसे बंद कर दूंगा, तो एक कनेक्शन यहाँ हो गया। अब एक कनेक्शन चाहे आप इसमें लगा लो चाहे इसमें, ये भी देखो खुल जाता है, ये भी ऐसे खुल जाएगा ऊपर, और इसमें चाहो एक कनेक्शन लगा लो, या एक कनेक्शन आप चाहो तो इसमें लगा लो, ये खुला हुआ है इसको बंद कर दो, इन दोनों में से आप कनेक्शन लगा सकते हो। तो सुनो ये काम कैसे करेगा, ध्यान से देखो इधर। अगर मैंने एक वायर इसमें कनेक्ट किया और एक वायर यहां कनेक्ट कर दिया, तो देखो करंट कैसे जाएगा, करंट जाएगा इसके थ्रू, ये रॉड है, इधर ध्यान से देखना, इसमें करंट एंट्री लेगा, रॉड के थ्रू जाएगा, रॉड के थ्रू जाने के बाद देखो यहाँ पे ये कांटेक्ट में है, ये जो देखो यहाँ पे चिप टाइप का दिख रहा है ना नीचे, ये देखो चिप दिख रहा है, तो ये इसके कांटेक्ट में है। तो अब करंट फिर जाएगा इस वायर में, ये जो गोल गोल देखो ये वायर लगे हुए ना, ये गोल गोल वायर, फिर इन वायर के थ्रू गोल गोल घूमता हुआ फिर वो इससे बाहर निकल जाएगा, यहां से गया इसमें, इससे नीचे आएगा, नीचे इनके अंदर गोल गोल घूमता हुआ यहां से बाहर निकल जाएगा, यानी करंट ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे चला जाएगा। समझ आ रहा है ना कैसे जाएगा? देखो फिर से, करंट अगर इसमें तुमने दोनों कनेक्ट, एक कनेक्शन छोड़ना होता है, इसका रियोस्टेट का एक कनेक्शन छोड़ना होता है, तो कैसे कनेक्ट, अगर इसको और इसको कनेक्ट किया है तुम किन्हीं भी दोगे, तो करंट ऐसे आएगा, इसके थ्रू नीचे उतरेगा, नीचे उतर गया इसके थ्रू, ऐसे आया इसके थ्रू नीचे उतर गया, फिर इन क्वायल से होता हुआ इसके थ्रू वापस चला गया। तो अब देखो क्या होता है कि अगर मैं इसको आगे और पीछे कर सकता हूं, देखो ये आगे पीछे कर सकता हूं, तो जैसे मैं आगे अगर इसको यहां कर दूं, तो अब क्या करेगा, अब ऐसे आएगा, नीचे उतरेगा, अब इतने सारे नीचे उतरेगा, फिर इतने सारे क्वायल से पास होगा, फिर इससे बाहर जाएगा, तो रेजिस्टेंस बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? ठीक है ना, रेजिस्टेंस बढ़ गया, और जब रेजिस्टेंस कम करना है तो इसको एकदम पास कर दो, अब आएगा करंट, ऐसे आएगा, इसके थ्रू नीचे उतरेगा, इतने क्वायल से जाएगा और फिर यहां से बाहर निकल जाएगा। तो अब की बार केवल इतने क्वायल का ही यूज हुआ, तुम इसको पीछे कर दो तो इतने क्वायल का यूज हो जाएगा। तो दूसरे वाले केस में रेजिस्टेंस ज्यादा बना कि नहीं बना, बताओ? क्योंकि तब ज्यादा क्वायल का यूज हो रहा है, मतलब यहां से करंट आया, इसके थ्रू नीचे उतरा, फिर इनको यूज करते हुए यहां से बाहर आ गया। समझ में आ रही बात? तो ये मूव करने की वजह से आप रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हो, ये मूव करके आप क्या कर सकते हो, रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हो। देखो ये टच कर रहा है इसको नीचे, तो आप रेजिस्टेंस को मूव करके क्या कर सकते हो, चेंज। अब अगर मान लो कोई बच्चा बोले कि नहीं सर, एक तो मैं इसको यूज करूंगा और एक मैं इसको यूज करूंगा, किसी कोई बोले कि मैं इसको यूज करूंगा, मैं इसको खाली छोड़ूंगा, मैं बोला कर लो, तो अब उसका करंट कैसे जाएगा? तो बच्चों उसका करंट जाएगा, यहां से करंट एंट्री किया, यहां आया, यहां से नीचे उतरा, अब इसको यूज करके यहां से बाहर निकल जाएगा। तो अब की बार इधर वाले हिस्से को यूज करेगा, इधर वाले हिस्से को यूज करेगा। अगर तुमने इसको ऐसे पास कर दिया तो अब क्या करेगा, ऐसे करंट आएगा, यहां से नीचे उतरेगा, इसके थ्रू होता हुआ बाहर चला जाएगा, तो कम वायर को यूज हुआ। अगर ज्यादा वायर को यूज करना है तो इसको पीछे कर दो, तो फिर ऐसे ऐसे आएगा, नीचे उतरेगा, इतने क्वायल को यूज करते हुए यहां से बाहर निकल जाएगा। बात समझ में आ रही है आप लोग को? इसका इसीलिए इसका नाम क्या है, वेरिएबल रेजिस्टर। इसका नाम क्या है, रियोस्टेट या वेरिएबल रेजिस्टर। समझ में आ रहा है ना? तो इसका 3 टर्मिनल होता है, एक टर्मिनल हमेशा खाली होता है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? हाँ, ये बेटा होता है वेरिएबल रेजिस्टर। ठीक है,
अब अगला क्वेश्चन आप लोग करिए, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। देखो मैंने बोला था ना बोर्ड में क्वेश्चन आया था, मैंने ग्राफ बताया था वीआई का, फिर आईवी का भी तो पूछा था। अरे अपने नोट्स देखो, नोट्स। डी है, आंसर देख के बता रहे हो? हाँ ठीक है। R2 देखो सुनो, मैंने क्या बताया था कि वी आई ग्राफ का स्लोप क्या देता है? रेजिस्टेंस। बताया था ना वी आई ग्राफ का स्लोप क्या देता है? रेजिस्टेंस। तो IV हमेशा एंगल कहां से लेना होता है? I से। बताया था ना, तो I से एंगल लोगे तो सबसे ज्यादा एंगल कौन बना रहा है? 2। फिर कौन लगा रहा है? 1। फिर कौन लगा रहा है? 1, 3। तो बेटा इसीलिए सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस कौन सा होगा? R2। फिर कौन होगा? R1। फिर कौन होगा? R3। अरे समझ रहे हो ना, क्योंकि एंगल हमेशा किससे लेना होता है? I से। वी आई ग्राफ हो तब तो डायरेक्ट, लेकिन ये ग्राफ उल्टा दिया है ना, IV ग्राफ दिया है ना। मैंने यही तो सावधान किया था आपको कि बोर्ड में उल्टा पूछ लेते हैं कभी कभी। ओम ने कौन सा ग्राफ बनाया था? VI बनाया था, लेकिन यहाँ कौन सा ग्राफ पूछा है? IV। तो यहाँ जिसका स्लोप कम होगा उसका हाँ पिछली बार देखा था मतलब? मैंने दिखाया था नहीं, मैंने अपने से बताया था, और मैंने बोला था उस समय कि CBSE में आता है IV ग्राफ। ओम ने VI बनाया था, CBSE में IV आया था, तो देखो। कंडक्टेंस तुम्हें नाम नहीं लेगा, लेकिन वो बस ज्ञान के लिए याद रखो। स्टेट ओम्स लॉ 1 नंबर में आया, बहुत बार आया है, क्यों तो 19 से दिखा रहा है। नहीं भेज दिया, तुम लोग लापरवाह, अभी याद दिलाओ तो उसी समय भेज दिया होता, अभी मैंने भेज दिया याद आती। स्टेट ओम्स लॉ कल सेम टाइम क्लास के टाइम पे आना है, आपका टेस्ट होगा इलेक्ट्रिसिटी का, जितना अभी तक पढ़ाया उतना। ओम स्टेट ओम्स लॉ, स्टेट ओम्स लॉ represent it mathematically, V equal to define 1 ohm। R इज इक्वल टू कितना होगा? V बाई I। अब बताओ, डिफाइन करो, बनाओ डेफिनेशन, बनाओ। हाँ हाँ, when 1 ampere current flows in a wire, when 1 volt potential when 1 volt potential difference is applied across a wire and 1 ampere current flows in it, then the resistance will be 1 ohm। ठीक है ना? तुम क्या हंस रहे हो? क्या हंस रहे हो तुम लोग? बहुत मारूंगा मैं, ये सीधे दूर 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 हटो। ठीक है ना? when 1 volt potential difference is applied across a wire and 1 ampere current flows through it, then the resistance will be 1 ohm। लिख लोगे? लिखोगे? लिख लो, 1 ohm लिख लो, डिफाइन 1 ohm लिखो, डिफाइन 1 ohm लिख लो। बच्चे डेफिनेशन बनाना सीखो, बनाना कैसे सीखोगे तो बता दिया था ना मैंने कि बच्चों V इक्वल टू आई आर होता है, तो R इज इक्वल टू कितना होगा? V बाई आई। तो बताओ R1 कब होगा? जब V भी 1 हो और I भी 1 हो। तो बेटा हम क्या बोलेंगे? when 1 volt potential difference is applied, and 1 ampere current, when 1 volt potential difference is applied and 1 ampere current flows through a conductor, 1 ampere current flows through the conductor, then the resistance of the conductor will be 1 ohm, then the resistance of the conductor will be 1 ohm, 1 ohm। when 1 volt potential difference is applied and 1 ampere current flows through the conductor, then the resistance will be 1 ohm, then the resistance will be 1 ohm।
देन द रेजिस्टेंस विल बी 1 ओम। तो रेजिस्टेंस कितना होगा बेटा? 1 ओम होगा। देन द रेजिस्टेंस विल बी 1 ओम। ठीक है, डन। देन द रेजिस्टेंस विल बी 1 ओम। ठीक है बच्चों, चलो जितना पीवाईक्यू बन सकता है पहले बना लेते हैं हम लोग। देख लो, जो बोल रहा था ना कि एक बार है, 2 बार अभी दिख रहा है ओम्स लॉ, स्टेट ओम्स लॉ 2 बार दिख गया ना, ऊपर भी देखो अभी। चलो पहले ये क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर सी। इसका कोई पार्ट नीचे तो नहीं रह गया? हाँ, बी के बाद सी। फटाफट आंसर, इसका आंसर मुझे यशस्वी बताएगी। सब लोग सॉल्व करेंगे लेकिन। जल्दी करो, आ गया आंसर? मेरे को क्या पता क्या निकल रहा है, क्वेश्चन लिखा हुआ निकालो। देख लो, क्वेश्चन मन में ही हो गया। बताओ। आ गया ना सबका? कितने लोग का आ गया? 4 ओम आ गया ना? अरे इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है। V इक्वल टू कितना होता है? आई आर। तो बेटा R इक्वल टू वी बाई आई। V कितना है? 2 वोल्ट। I कितना है बच्चों? 0.5। पॉइंट हटाओगे 20/5, 4 ओम, 4 ओम। ठीक है ना, आसान क्वेश्चन है सब। हाँ हाँ, अरे घबराओ मत, अभी तो शुरू किए हो ना आज, लेकिन डिफिकल्ट नहीं होगा, ऐसा भी नहीं बहुत डिफिकल्ट होगा। हाँ लेकिन इससे तो डिफिकल्ट होगा, ये तो बहुत इजी है। हाँ भाई फटाफट इसका बता देना मेरे को, डेट वाले का आंसर। ऐसे ही बता सकते हो तो बता। कहाँ? हाँ हाँ, ड्रॉ ए लेबल्ड सर्किट डायग्राम। तो ये ग्राफ किसका है बताना जरा, किसका ग्राफ है? ओम्स लॉ का। किसका ग्राफ है? तो यानी सर्किट किसका ड्रॉ करोगे? क्या बेटा? वी आई है ना? अरे ए लिखा है कि एम्पियर में। हाँ, अरे समझ गए कि नहीं? ओम्स लॉ का ग्राफ है। ओम्स लॉ का सर्किट दोबारा बनाओ, चलो बनाओ, फिर से बनाओ। प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, फिर से बनाओ। आलस त्यागो, आलस। आलस हो, चलो बनाओ। मसल मेमोरी में स्टोर करो, ब्रेन में तो स्टोर है। हाँ मसल मेमोरी में स्टोर करना है, चलो कॉपी करके बनाओ, लेकिन दोबारा बनाओ ताकि आपके मसल मेमोरी में डायग्राम स्टोर हो ओम्स लॉ का। अरे मसल की भी मेमोरी होती है, उसमें स्टोर। इसीलिए बोल रहा हूँ ना, मसल मेमोरी करो, मसल मेमोरी में स्टोर करो। साइकिल चलाते हो अपने आप चलता है ना, एक बार सीख लेते हो तो वो मसल मेमोरी में, सब कॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाता है। ठीक है ना, एक काम करो, चलो बनाओ, दोबारा ड्राइंग बनाओ। आलस त्यागो बच्चों, आलस क्या करोगे लेके? लो मैं तुम्हारे साथ मैं भी बनाऊंगा, लेकिन मेरा कॉपी करने थोड़ी दूंगा तुम लोग। थैंक यू बोल रहे हो, आओ मैं भी बना के दिखाता हूं। देखो जितना ये सब चीज प्रैक्टिस करोगे उतना जिंदगी आसान रहेगी बच्चों, इसलिए प्रैक्टिस पे आपको बहुत विशेष ध्यान देना है। लो बन गया, बन गया, और क्या बनाना है, हो गया, बन गया।
लेबल करो, लेबल बोला है ना, तो इसको लेबल करना बैटरी, इसको लेबल करना की, इसको लेबल करना रियोस्टेट, इसको लेबल करना एमीटर, इसको लेबल करना वोल्ट मीटर, इसको लेबल करना रेजिस्टेंस या रजिस्टर। लेबल कर दिया। अरे ये बनाओ दोबारा तुम लोग, मैं जानबूझ के बोल रहा हूं, तुम एग्जाम में नहीं बना पाओगे। अभी तुम्हें लग रहा है कि नोटबुक में लिखा हुआ है, तो भाई लिखा हुआ तो याद तो करना पड़ेगा ना, ये मौका है याद करने का, मौका नहीं छोड़ना चाहिए, याद करने का दोबारा मौका। सुनो बेटा, बोरिंग काम बार बार करना पड़ता है, लाइफ हर समय वो नहीं रहती। बोरिंग सक्सेस के लिए आपको बोरिंग काम रिपीट टाइम एंड अगेन करना पड़ता है, तब सक्सेस आती है बेटा। बेटा अगर ये अगर ऐसे क्लोज रहेगा तो ऐसे डॉट लगा देना, दोनों चलेगा, चलेगा, डॉट लगा देना, कोई बात नहीं। हाँ अब कल से जाऊंगा मैं, कल से अगर मैं कल से देखो, अभी आज अभी साइंस पढ़ लो इधर बीच खूब, हो सकता है बीच में जब मैं फिजिक्स का पेपर चेक करने चला जाऊंगा तो मेरे को फिर टाइम लगेगा, 6-7 दिन में बोर्ड का पेपर चेक करने चले मैं। बायोकेमिस्ट्री 10th तक मैं पढ़ाऊंगा, बाकी 10th के बाद मैं केवल फिजिक्स पढ़ाऊंगा, 11th 12th में मैं स्पेशलिस्ट फिजिक्स का हूँ। मैं फिजिक्स स्पेशलिस्ट, ठीक है ना। अब ना काम करो, तुम काम करो, हुआ तुमसे बच्चों, मैं मिटा रहा हूं, बना लिया, यशस्वी बना लिया, सबने बना लिया, छाप के मत बनाओ, याद करना है इसको। मैं सुनो एक बात ध्यान से सुन लो, कल की क्लास में ये क्वेश्चन पक्का रहेगा, ड्रॉ ओम्स लॉ डायग्राम। अब उसमें एक प्लस का एक माइनस का, जिसने अगर यहाँ प्लस नहीं लिखा ना, यहाँ माइनस नहीं, उसका भी नंबर काट दूंगा पूरा। हाँ, और जिसने पूरा डायग्राम बना के जिसने बैटरी नहीं लिखा ना, लेबलिंग नहीं किया ना, उसका पूरा नंबर काट दूंगा, याद रखना। हाँ, अब कितने नंबर का ये मेरे ऊपर है, लेकिन ये डायग्राम बनाने को आएगा, इसमें प्लस माइनस वोल्ट मीटर एमीटर में भी होना चाहिए, डायग्राम में सब कुछ होना चाहिए, नाम भी होना चाहिए। नहीं, पूरा नाम के साथ। अरे वो छोड़ो, मैं पेपर आज शाम को जाके पेपर बनाऊंगा, ठीक है, मैं बनाऊंगा। ए छोड़ने वोड़ने के बाद 10th में मत किया करो यार, 9th में कहते तो एक बार सोच भी लेता, अब 10th में थोड़ी थोड़ी छोड़ूंगा, 10th में तो हर सैटरडे तुम लोग एकदम लिख लिया करो, टेस्ट होके रहेगा, हो क्या रहेगा। वो क्या होता है जी, गर्मी की छुट्टी क्या होती है, नहीं तो वो छुट्टी यहाँ नहीं होती है, और 10th वालों को तो बिल्कुल भी नहीं होती है। हाँ, तो हमारी तुम लोग की छुट्टी थोड़ी होगी, बहुत करेंगे छुट्टी, 1 वीक की देंगे, 6 डेज, केवल 6 दिन की छुट्टी होगी कोचिंग की, ओनली 6 डेज। हाँ 6 to 7 डेज की छुट्टी, उससे ज्यादा की नहीं होगी। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 16 का है, घर करना खुद से, मैं नहीं बता रहा। अरे जो देखो 20 वाले के बाद के मैं करा दे रहा हूं, बाकी 20 के पहले को होमवर्क रहेगा। ये 16 वाला होमवर्क रहेगा, ठीक है। कब है? हाँ तो तुम लोग मत दिखाना, ये है ना, ग्रुप में भेज दिया मैंने, इसको भेज दिया मैंने ग्रुप में। बेटा देखो, जो लोग कह रहे थे ओम्स लॉ नहीं आता, इधर देखो ध्यान से,
फिर देखो दोबारा ओम्स लॉ, स्टेट द लॉ एक्सप्रेस्ड हियर, ओम्स लॉ। देखो ये ओम्स लॉ ही तो एक्सप्रेस करना है यहाँ पे। फिर यहां देखो ओम्स लॉ, फिर यहां देखो ओम्स लॉ। चुप, क्या कह रहे हो, बारी बारी से बोलो। हाँ बेटा बारी बारी से बोलो। हाँ तो इसलिए बोल रहा हूँ ना, ओम्स लॉ पक्का आता है पेपर में। हाँ बताओ अब क्या कर रहे हो बेटा। अरे बेटा एम्पियर है लिखा हुआ, करंट लिखा नहीं हुआ है। अरे आई की जगह करंट लिख दिया, एम्पियर यूनिट लिख दिया, ठीक है। और किसी को कोई डाउट? हाँ तो इसमें इस ग्राफ से आपको क्या मीनिंग है? तो पहला मीनिंग कि वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है। दूसरा मीनिंग है कि इसका स्लोप क्या देता है, रेजिस्टेंस। सुनो इधर, बोला स्टेट ओम्स लॉ, ड्रॉ ए लेबल्ड सर्किट डायग्राम। फिर से वही, इसीलिए मैंने बोला वो रटने के लिए। और देखो उसके बाद बोला कि ग्राफ भी ड्रॉ करो, कर्व कर लोगे ना ड्रॉ, कर्व मतलब ग्राफ भी ड्रॉ करो, ठीक है। रेजिस्टेंस कैसे निकालो ग्राफ से, ये भी पूरा ये 5 नंबर में आया पूरा, एक क्वेश्चन ये 5 नंबर में आया पूरा। ओम्स लॉ बताओ, उसका डायग्राम बताओ, उसका ग्राफ बताओ, और उसके ग्राफ से रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा ये बताओ, पूरा 5 नंबर फ्री का। देखो स्टेट एक्सप्लेन ओम्स लॉ। अगर तुम लोग गलत हो गया ना ये, मैं सेम क्वेश्चन कॉपी करूंगा एग्जाम में। डिफाइन रेजिस्टेंस एंड गिव इट्स यूनिट, व्हाट इज मेंट बाय 1 ओम रेजिस्टेंस, ओम। ड्रॉ वीआई ग्राफ ऑफ एन ओमिक कंडक्टर। 2 इंपॉर्टेंट फीचर बताओ। एक, ग्राफ का 2 इंपॉर्टेंट फीचर बताना। तो पहला फीचर बताना कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। दूसरा फीचर बताना कि स्लोप ऑफ ए ग्राफ रेजिस्टेंस देगा। ये 2 फीचर है ग्राफ का, ये बताना आपको, जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है। अब जा जाओ इधर, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अब ये फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस है बच्चों, तुम बताओ फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस क्या है। नोटबुक बंद करो। हाँ ऐसे बताओ, फॉर्मूला बताओ आर का। रो क्या होता है, बताओ बेटा, रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, ओम मीटर। बताओ बेटा रेजिस्टिविटी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, हाँ पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, बताओ। और नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर, नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। चलो अच्छा बताओ, नैतिक बताओ। अरे वो कंपार्टमेंट होगा ये, फेल होने के बाद याद कर, फेल होने के बाद कंपार्टमेंट एग्जाम होता है, कोई गारंटी नहीं है उसकी। तुम कंपार्टमेंट ही क्यों दोगे, क्या तुमसे, क्या तुम 80 में से 27 नंबर भी नहीं ला पाओगे? 5 नंबर का तो ओम्स लॉ आ जाएगा। सुनो, समझ में आया इसमें बच्चों? अच्छा मैं अभी क्या बता रहा था, गधा कहेगा मुझे याद भूला था। हाँ नैतिक तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा था मैं, अगर मैं लेंथ को डबल कर देता हूं तो रेजिस्टिविटी कितने गुना हो जाएगी? वेरी गुड, सो इंटेलिजेंट बेटा। अरे समझ रहे हो ना तुम लोग, रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, लेंथ पे डिपेंड नहीं करता। चलो करंट, फिर से एक क्वेश्चन पूछता हूं, करंट 2 एम्पियर है, रेजिस्टेंस है 50 ओम, तो करंट 1 एम्पियर होगा तो रेजिस्टेंस कितना होगा?
सेम रहेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस करंट पे डिपेंड। अरे लिखवाया था ना मैं, गलती तो नहीं करोगे ये सब बेटा, ये सब जो बता रहा हूँ गलती नहीं होना चाहिए। फटाफट असर्शन रीजन आपको पता है, इसका आंसर बताते चलो। पहला असर्शन, पहले का बताओ आंसर, धीरे धीरे सब लोग मन में पढ़ो। अच्छा मुझे एनसीईआरटी में एक ग्राफ दिखा लेंगे तो रुको, एक मिनट बेटा, एक मिनट बेटा, एक मिनट। अरे रुक जाओ गदाधारी भीमो, इधर देखो मैं दिखाता हूं टेबल, रुक जाओ, उसके बाद कंक्लूजन पे जंप करो, रुक जाओ, वेट वेट बच्चों वेट। बेटा ऐसे ही तुमने 9th में भी कहा था, और 9th का रिजल्ट आने वाला है अभी मेरा तो कल आ जाएगा। अरे यार जो पेज में दिखाने वाला था वो पेज ही ब्लैंक हो गया। अभी तुम्हारा आवाज निकला, फिर बताऊं मैं तुमको। आपकी बार फेल हुई एसएससी ना, बहुत मारूंगा मैं यहाँ के एग्जाम में। देखो इधर ये वाला बोल रहा था, इधर ध्यान से देखो, सब लोग ध्यान से देखो। सबसे जिसकी रेजिस्टिविटी कम होगी वो मेटल अच्छा कंडक्टर होगा ना। अरे रेजिस्टिविटी कम होना मतलब वो मेटल अच्छा कंडक्टर होना। अगर तुम्हें सुनो, अगर तुम्हें अलग अलग याद नहीं करना पड़ेगा, गिवन रहेगा। अगर तुम्हें अलग अलग मटेरियल का रेजिस्टिविटी दे और पूछे कौन सा मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है, तो जिसकी रेजिस्टिविटी कम होगी वो मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है। तो देखो बच्चों, हाँ, तो सबसे अच्छा कंडक्टर जो होता है वो होता है सिल्वर, क्योंकि सिल्वर की रेजिस्टिविटी सबसे कम है। देखो 1.6 इंटू 10⁻⁻8 है, ठीक है ना। सिल्वर मतलब चांदी। सबसे अच्छा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कौन करता है? चांदी करता है, सिल्वर करता है। लेकिन सिल्वर को हम लोग वायर की तरह यूज नहीं कर सकते। क्यों? वायर की तरह यूज करोगे रातों रात वायर चोरी हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? खंबे पे तुमने चांदी के तार लगा दिए, खंबा गायब हो जाएगा। तो सोना इससे भी अच्छा कंडक्टर होता है। एक बैठो। दूसरे नंबर पे आता है बेटा कॉपर, जो हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। कॉपर वायर, मैंने बोला था ना कॉपर वायर सबसे अच्छा। ए टू बेस्ट कंडक्टर लिखने को बोले तो सिल्वर और कॉपर है। ध्यान से सुनो, पीट दूंगा मैं। सिल्वर और कॉपर दो बेस्ट कंडक्टर है। तीसरे नंबर पे कौन आता है? एल्यूमिनियम। फिर देखो धीरे धीरे बढ़ते जाओगे नीचे, ये निकेल, क्रोमियम, ये सब का रेजिस्टेंस बढ़ते जा रहा है। बीच में जैसे देखो एलॉय, कॉन्स्टेंटेन, मैग्नीन, नाइक्रोम, इनका रेजिस्टिविटी क्या होता है? ज्यादा। अरे नाम याद रख लो, कॉन्स्टेंटेन, मैग्नीन और नाइक्रोम। क्वेश्चन पूछेगा कि हीटिंग एलिमेंट में हमेशा मैग्नीन और कांस्टेंट या नाइक्रोम का इस्तेमाल क्यों करते हैं? नाइक्रोम का इस्तेमाल, जो आप लोग हीटर का वायर देखो कभी, अरे वो जलने वाले हीटर जो होते हैं, देखा है ना, उसमें क्या होता है? नाइक्रोम होता है। इधर ध्यान दो मंत्र, ये जो जलने वाले वायर होते हैं उसके अंदर क्या होता है? नाइक्रोम होता है। नाइक्रोम क्यों होता है? तो बेटा नाइक्रोम होने का दो कारण है, वो आपको बारी बारी से बताएंगे। पहला कारण नाइक्रोम होने का यूज है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? ज्यादा। जैसे क्वेश्चन पूछेगा, सुनो ध्यान से, मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना। बोलेगा कि वाई डोंट वी यूज मेटल इन प्लेस ऑफ एलॉयज इन हीटिंग एलिमेंट। जैसे हीटिंग एलिमेंट जैसे क्या है? हीटर है, गीजर है, तो उनमें क्वेश्चन आएगा कि आपको मेटल क्यों नहीं यूज करते, एलॉय क्यों यूज करते हैं, ठीक है ना। तो बोलोगे कि एलॉयज हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट। एलॉय का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? हायर। हाँ, हम आएगा 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 आएगा, बता दो, आएगा आएगा, पूछेगा वो आगे, चिंता मत करो।
एनसीईआरटी में भी है वो क्वेश्चन जो मैं अभी बता रहा हूँ। दूसरा बेटा, दो कारण बताना होगा। पहला कारण तो ये है, पहला कारण क्या है कि उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, हाई है। दूसरा कारण बेटा देखो, मैंने आपको बताया था टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है, बताया था कि नहीं बताया था? लेकिन मैंने बताया था टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी बढ़ता है। तो बेटा रेजिस्टिविटी बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी तो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो रेजिस्टिविटी के ऊपर कौन डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस। इधर ध्यान दो मंथ, तो रेजिस्टेंस, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस क्या करेगा, बढ़ेगा। तो देखो बेटा, अगर मेटल होता है तो उनका रेजिस्टेंस बहुत तेजी से बढ़ता है, लेकिन जो एलॉयज होते हैं उनका रेजिस्टेंस ज्यादा नहीं बढ़ता है। तो बेटा देखो, तो अगर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा, इसीलिए मेटल का यूज नहीं करते हैं। मेटल को यूज क्यों नहीं करते हैं, दूसरा कारण फिर से सुनो। दूसरा कारण बेटा, अगर मेटल को हम हीट करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस बहुत तेजी से बढ़ता है, तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो कम करंट खींचेगा, तो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। इसीलिए हम एलवाई को यूज करते हैं, क्योंकि ऑन इंक्रीजिंग द करंट देयर रेजिस्टेंस डू नॉट इंक्रीज इन मच अमाउंट या डू नॉट इंक्रीज सब्सटेंशियली। इसीलिए हम यूज करते हैं कॉन्स्टेंटेन या मैग्नीन का। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर उनका रेजिस्टेंस बहुत तेजी से नहीं बढ़ता है, बढ़ता है उनका भी, लेकिन मेटल का रेजिस्टेंस क्या करता है, बहुत तेजी से बढ़ता है। इसीलिए हम हीटिंग एलिमेंट में किसका यूज करते हैं, एलॉयज का, मैग्नीन का, नाइक्रोम का। क्वेश्चन पूछेगा, फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा, एलॉय का इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि उनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। दूसरा कारण, उनका रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने पर तेजी से नहीं बढ़ता है। हाँ, मेटल का रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने पर तेजी से बढ़ता है। अरे तेजी से दोनों बढ़ते हैं, लेकिन एक होता है कि बहुत बढ़ जाना, एक होता है कम बढ़ना। तो एलॉय का कम बढ़ता है, समझ में आ रहा है? अब देखो नीचे जो है, जैसे ग्लास, हार्ड रबर, इबोनाइट रॉड, इनका रेजिस्टिविटी देखो बहुत ही ज्यादा है, इसीलिए ये सब क्या है, इंसुलेटर है। जिसका, जैसे इंसुलेटर मतलब उसकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई होना, जिसकी रेजिस्टिविटी हाई होगी वो क्या होगा, इंसुलेटर होगा। बात आ रहा है समझ में, आ रहा है ना? अब चलो पीवाईक्यूज पे, अब आ जाओ पीवाईक्यूज पे। हाँ भाई, अब बताओ पहला, द मेटल्स एंड एलॉयज आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन, इट्स नॉट अ गुड कंडक्टर। बेटा ब्रॉन्ज भी गुड कंडक्टर, एलॉयज आर आल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसने बोला है कि एलॉय अच्छे कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी के नहीं है, तो रीजन इज फॉल्स। ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, सो आंसर विल बी सी। दूसरा, अभी बताया मैंने, आराम से अपनी अपनी भावनाओं को काबू में रखो और बताओ फिर सही से। हाँ बेटा देखो, ये रेजिस्टिविटी ऑफ एन एलॉय इज जनरली हायर देन दैट ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट मेटल, सही बात है। रेजिस्टिविटी क्या होता है उनका, हायर होता है मेटल से। कंस्टिट्यूएंट मेटल जिन मेटल से बना है उन मेटल से हायर होता है, लेकिन इनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, हाई। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, लो, इसीलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, सी। ए ट्रू है, लेकिन अच्छा। अब 15 नंबर बताओ, अब यहां समझ आ गया। ये निकालना पड़ेगा, पेन कॉपी खोल लो, एक गधा सार्थक पेन कॉपी खोलो। देखो क्वेश्चन जब कोई भी तुम्हें लिखना हो, लिखो MTG 15। क्वेश्चन कैसे लिखो, क्वेश्चन मत छापो, लिखो MTG क्वेश्चन नंबर 15 और उसके बाद डायरेक्ट इसका सोल्यूशन करो, क्वेश्चन नंबर 15 और डायरेक्ट सोल्यूशन करो। मैं पीडीएफ भेज चुका हूं ग्रुप में, और तुम्हें जगह छोड़ना है, जगह छोड़ दो, बाद में लिख लेना क्वेश्चन को। जगह छोड़ दो क्वेश्चन के लिए, बाद में लिख लेना। मेरे को पता नहीं, मैं अभी देखता हूं। जब फिजिक्स का क्वेश्चन ना समझ में आए तो उसको कम से कम 2 बार पढ़ना चाहिए, ये नियम बनाओ जीवन में।
जब कोई क्वेश्चन ना समझ में आए तो मिनिमम रीड इट ट्वाइस। एल लिखा है, एल। थ्री फैक्टर्स मैंने बता तो दिए थे। तुम एक देके खत्म कर देना। मैं सिलेबस पहले ही कंप्लीट करा के प्रैक्टिस वैक्टिस करा के 10 साल का पेपर करा के खाली कर दूंगा। मेहनत खूब करके हम लोग एकदम पहला ही पेपर देके फोड़ डालेंगे। अरे हो जाएगा, ये हुआ किसी से हुआ, मंत्र हुआ। 2 है बेटा, आपका बेटा रब्यम बताओ। बी लग रहा है, आ जाओ इधर देखो। पहले क्वेश्चन 2 बार पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पहले जब ना समझ में आए क्वेश्चन 2 बार पढ़ो। बोल रखा है बेटा कि ए सिलिंड्रिकल कंडक्टर ऑफ लेंथ एल एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया ए हैज रेजिस्टेंस आर। बेटा आर रेजिस्टेंस है तो आर रेजिस्टेंस को ऐसे लिख सकता हूं, रो एल अपॉन ए। अब बोल रहा है कि द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अनदर कंडक्टर ऑफ सेम मटेरियल, मतलब रो सेम है, सेम मटेरियल बोल दिया तो रो सेम है, सेम मटेरियल एंड सेम रेजिस्टेंस, और उसका आर भी सेम है लेकिन उसका लेंथ क्या है, डबल। यानी उसका आर भी सेम है, उसका रो भी सेम है, उसका लेंथ डबल है, तो उसका ए डैश क्या होना चाहिए, ए डैश क्या होना चाहिए? यही तो पूछा है ना, एरिया ही तो पूछा है कि उसका क्या होना चाहिए। तो उसने कह दिया कि मटेरियल सेम है, रेजिस्टेंस भी सेम है, और फिर बेटा रो भी सेम है, लेंथ 12 है। इक्वेट कर दो बेटा, दोनों आर आर है कि नहीं है, इक्वेट कर दो। तो रो एल अपॉन ए इज इक्वल टू रो इंटू 12 अपॉन ए डैश। रो से रो कैंसिल, एल से एल कैंसिल। अब देखो ए डैश क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ए डैश बराबर इसको इधर करो मल्टीप्लाई 2a, ए डैश बराबर 2a। क्या 2 बचाना है तो इसको उधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर। नोट करो, इसको करो जितने लोग का नहीं हुआ। अरे अब जितने लोग को कॉमन सेंस से दिमाग होता, अगर लेंथ को 2a किया है, 12 किया, तो एरिया को भी तो 2a होना पड़ेगा ना, तभी तो 2 2 कटेगा। हाँ बट 2 2 वैसे तुम ऐसे ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट में मैंने इक्वल किया। रबिया उनको करने दो। तुम्हारा आ गया था शिवम, लिख लो तो। अरे आर आर दोनों है ना, तो इक्वेट नहीं कर सकता हूं। अरे दोनों का जब राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड वाला भी तो इक्वल होगा, इक्वेट कर दो। इक्वेट करके काट दो। देखो ए डैश बराबर कितना आ गया, 2a। इसका आंसर कितना हो गया, 2a। ठीक है, ऐसे ही बोर्ड में करोगे बेटा, बोर्ड में ऐसे ही होता है। प्रेशर बहुत, प्रेशर उतावलापन क्वेश्चन को खराब कर देगा। अब इसी वजह से तुम्हारा आना होगा 98 99, तुम्हारा आ जाएगा 91 92। छोटे छोटे नंबर के भाई, जो बच्चा 98 99 पाएगा, जो 91 92 पाएगा, उसमें बहुत अंतर थोड़ी होता है। स्किल लेवल पे दोनों बराबर होंगे, बस उसने गलतियां कम करी तो 98 99 पहुंच गया, आपने गलतियां थोड़ी ज्यादा कर दी तो आप 91 92 पे रह गए। स्किल में दोनों सेम होंगे, इसीलिए शुरुआत से ही कम से कम गलतियां करो, प्रैक्टिस करो कि गलतियां कम हो। स्लो करो लेकिन गलती नहीं करो, पेपर करने का बहुत टाइम होता है। स्लो करो थोड़ा सा लेकिन गलती मत करो, आंसर गलत मत बोलो। ना ना
अरे मैं इतना प्रैक्टिस करा दूंगा ना बेटा, 20 से ऊपर पेपर प्रैक्टिस करा दूंगा। अभी जो 10th का बैच का साइंस पेपर गया तो उनको मैंने 14 पेपर लगातार प्रैक्टिस कराए थे, 14 मॉक टेस्ट मैंने लिए थे 3-3 घंटे के। बच्चे लास्ट तक जाते जाते बच्चे 2.5-2.5 घंटे में करके पेपर 2 घंटे 20 मिनट में बैठ जाते थे। प्रैक्टिस करेंगे ना, हो जाएगा, घबराओ मत ना, रिजल्ट मई में आएगा, अभी तो चेक हो रहा है। हाँ बच्चों, मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, आप चिंता मत करो। यहाँ पे आपको हर फैसिलिटी दी जाएगी, सब दूंगा मैं खुद फैसिलिटी, और सैंपल पेपर, लास्ट 10 ईयर पीवाईक्यूज, एग्जाम्पलर सब करवा दूंगा, मतलब एट होम रहोगे एग्जाम में, चिंता मत करो इसमें। 10th का जो क्लास होता है बहुत ही स्ट्रक्चर्ड चलता है, 10th और 12th। 9th और 11th थोड़ा सा क्लास रैंडम चलता है। उसका रीजन क्या होता है कि 9th और 11th की स्कूल मालिक होता है ना, अब स्कूल का आपके टीचर का जैसा मन वैसा पैटर्न बना दे, जो मन करे वो दे दे, उसका मन वो फिजिक्स ज्यादा दे दे, उसका मन वो केमिस्ट्री ज्यादा दे दे, ठीक है ना, तो उसमें कोई पैटर्न की गारंटी नहीं रहती। लेकिन जब 10th आते हो तो हम लोग ताल ठोक के बोल सकते हैं कि यही आएगा, बोल दिया ना ओम्स लॉ आएगा तो यही आएगा, ऐसा क्वेश्चन। इससे क्या होता है, एकदम सटीक पता होता है कि ये आएगा, ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, ये कम पढ़ना है, ये ज्यादा पढ़ना है, ये समझ में आता है 10th में। 9th का कोई गारंटी नहीं, अब 11th का भी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि वो तो स्कूल मालिक है। अब स्कूल के टीचर का कुछ भी मर्जी, कुछ भी पेपर बना दे। हाँ, लेकिन 12th में आओगे तो फिर कहेंगे ये पक्का आएगा, ये नहीं आएगा, लेकिन अभी थोड़ा सा कहना खराब हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। मैं देखो 2020 के पहले क्वेश्चन में नहीं करा रहा, ये होमवर्क है आपका, ये 2017 ये होमवर्क है, ये 2015 आपका होमवर्क है, बोलो ये वाला करोगे, ये 2021-22 का है, ये तो तुम्हें करना ही है, ये तो मैं करवाऊंगा, ये करो। ये 18, ये 2021 का है, ये सब कोई करेगा, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन में से एक है। हाँ, मल्टीपल टाइम रिपीट होता है ये। तीन बार 4 बार पढ़ो। ये हो गए फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट हो गए, ऐसे ही होगा। अभी इतना प्रेशर नहीं है, फिर भी अगर नहीं कर पा रहे हो, बाद में प्रेशर तो और होगा बोर्ड का। अच्छा, कल की क्लास में डाल दूंगा, यूट्यूब पे ले लेना, देख लेना उसको। कौन सा चैनल? पहले वाला चैनल चेंज होके अब यूट्यूब पे क्लास 10th के लिए स्पेशल प्लेलिस्ट रहेगा, साइंस का अलग, केवल साइंस का क्लास एसआरई। अभी उसको मैं अभी लाइव करना है मुझे, तो मैं आज शाम तक या कल तक लाइव कर दूंगा। मुझे ऑलरेडी है, चैनल चेंज करना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी एक ही चैनल पे बहुत सारी चीजें हो रही थी। 11th की भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, 12th की भी, 10th की भी, 9th की भी, बच्चा खोज ही नहीं पा रहा था कि हमारा वाला गया, तो पता ही नहीं चल पा रहा, नहीं चल पा रहा था ना तुम्हें भी, इसीलिए मैं सोच रहा था कि सब। बेटा ये क्वेश्चन कर लो चुपचाप, अपना क्वेश्चन करो। हो गया बच्चों, नहीं हुआ किसी से? अरे इसमें समझाना रहे, देखो इधर, अभी बताता हूँ, देखो इधर, रुका भाई, 2 बार तो पढ़ो, अलग अलग निकालना है, ये सब पता नहीं क्या कर रहे हैं।
थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। दिमाग जब अंगूठा उंगली उंगली खाने में, पेन खाने में जब दिमाग रहेगा तो कहाँ से दिमाग लगेगा। और सी कोई बात नहीं, क्या आ रहा है, लाइट पढ़ा देंगे पढ़ा देंगे। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, हाँ जितना आएगा पढ़ा देंगे। इधर देखो बच्चों ध्यान दो, मैं बता रहा हूं अब क्या बोला है। 3 कंडक्टर है, तीनों का सेम मटेरियल से बना हुआ है ना। 3 cylindrical conductor ABC are shown in the figure along with their length and area of cross section. If 3 conductors are made up of the same material, तो तीनों का रो क्या होगा, सेम, क्योंकि सेम मटेरियल है। RA RB एंड RC, देन फाइंड RA रेशियो RB। तो तुम पहले RA लिखो, RA कितना होगा, ये RA है, रो लेंथ इसका L अपॉन A। RB लिखो, RB कितना होगा, RB होगा रो L/2 अपॉन 2A। अरे होगा कि नहीं, तो ये 2 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4 रो L अपॉन A, ये RB हो जाएगा। अब तुम्हें RA रेशियो RB चाहिए, अगर RA रेशियो RB चाहिए तो डिवाइड मार दो। तो RA क्या है, रो L अपॉन A, RB क्या है, उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो। डिवाइड करने का मतलब ये होता है 4A डिवाइडेड बाई रो L, रो L से रो L कट गया, A से A कट गया, 4A हुआ ना, 4 रेशियो 1। हाँ तो 3 कहां बचा, तो कितना आया 4/1। ये फर्स्ट पार्ट नहीं निकालना था, RA रेशियो RB। अरे बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब इसी तरह से RC लिख लो, RC कितना होगा, RC होगा रो इंटू L/2 अपॉन A/2। ये 2 से 2 कट जाएगा आपकी बार, तो ये बचेगा रो L अपॉन A। तो RA रेशियो RC कितना आएगा 1। अरे भैया तुम्हें डिवाइड ना करने आ रहा बेटा, यही तो आलस आ रहा है, तो अभी लात खा जाओगे, आलस खत्म हो जाएगा। डंडे खाने से आलस दूर हो जाता है। आलस नहीं आ बेटा, आलस आ रहा है तभी तो पीछे हो जाओगे ना जीवन में, गधा कहने का, आलस आ रहा है। क्या जी, क्या हुआ, नहीं तुमको भी आलस आ रहा है? तुम्हें तो आ ही रहा होगा। जब मैं तुम्हें बता दिया कि R का फॉर्मूला रो L अपॉन A होता है, उसी को तो बार बार लगाना है, तुम क्यों नहीं लगा रहे हो। लेंथ पहले वाले में R का RA क्या होगा, रो लेंथ कितना है L, एरिया कितना है A। दूसरे वाले का क्या है, लेंथ है L/2, एरिया है 2A, तो 2A लिख दो, ये 2 नीचे आ जाएगा तो 4A हो जाएगा। तीसरे वाले में ये L कितना है L/2, एरिया भी कितना है A/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो रो L/A बचेगा। अब इन दोनों को डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने का मतलब उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो, तो रो L/A उल्टा करो उसको, 4A ऊपर चला जाएगा, रो L नीचे आ जाएगा, काट दो, 4 रेशियो 1। दिमाग हीट मत करो, 10th में आ गए पीट दिए जाओगे। 10th में आ गए, ये सब नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, आलसबाजी नहीं चलेगा, मारूंगा फिर। नोट करो, नोट क्यों नहीं कर रहे हो, माथे पे हाथ रख के क्या बैठे हो, गधा कहीं का। क्वेश्चन नंबर 18 डालो, नोट करो। वेरी गुड, ये 3-4 बच्चों ने कर लिया, खुद से कर लिया। प्राची किया, तो नोट करो ना। ये शायद 23 वाला, 23 तक के क्वेश्चन, इसमें लेटेस्ट 23 तक के क्वेश्चन है। बस आगे पीछे हो रखा होगा, कोई बात नहीं, कोई कोई क्वेश्चन आप में एक्स्ट्रा होगा, मेरे इसमें। हाँ
अरे उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब कॉन्सेप्ट से होता है। आप कॉन्सेप्ट सीखो ना सब्जेक्ट का, भाई क्वेश्चन तो वही रहेगा, थोड़ा बहुत चेंज होगा उसके अंदर। अरे जिनको नहीं समझ में आया ना, नोट करो, तोड़ दिए जाओगे। और जो जितना क्वेश्चन ये एमटीजी में सेम क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, कल यही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। हाँ हाँ, मेरे पास दिमाग है। 2 की जगह 3 हो जाएगा, 4 की जगह 6 हो जाएगा। रट क्या ना तुम, क्वेश्चन यही रहेगा, डेटा चेंज हो जाएगा। यहाँ L/3 हो जाएगा, यहाँ समथिंग 4A हो जाएगा। तो मेरे ऊपर है ना, मैं कर दूंगा। हाँ कर दूंगा। हाँ, बोर्ड के पेपर टीचर्स ही बनाते हैं, लेकिन टीम होती है, पहले ही सिलेक्ट कर ली जाती है। कई जोन पेपर बनाता है, और पेपर किसका फाइनल होता है कोई नहीं जानता है, फाइनल होता है पेपर। अरे कई जोन पेपर बनाते हैं। अरे सीबीएसई का 20 से 25 पेपर जाता है, उसमें कोई एक फाइनल होता है। अरे तुम्हें हो गया, ये हो गया, बताओ पहले दर्जन। चैंपियंस ट्रॉफी परसों संडे भी तो है। टेस्ट ऑनलाइन नहीं देना, जो ऑनलाइन आएगा उसको टेस्ट नहीं मिलेगा, उसको अगले दिन आके ऑफलाइन टेस्ट देना है, और अलग से वर्जन। उसको नया पेपर नया टेस्ट। हाँ, अब मैं बात नहीं कर सकता इसको, तुम इतना लेट क्यों हो? अरे इसका एक और पार्ट था ना, बताओ इसको। उसका ज्यादा होगा सर, उसका कॉपर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। फिर बोल रहा हूँ, 99 से तुम लोग 91 आ गए ना, सोच के नहीं बोलते हो। आ गए ना 98, 99 से 91 तक। क्वेश्चन बोला किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, तो तुम लोग कॉपर कह रहे हो। एलॉय का ज्यादा होगा ना बेटा, ऐसे यही होता है। इसी से 98, 99 से 91 पे आ जाओगे। हाँ भाई, बी वाला पार्ट करना है, फर्स्ट वाला पार्ट बता चुका हूं मैं। चलो इसका आंसर बताए ना, कौन कौन से फैक्टर पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है? लेंथ, एरिया, नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर। टेम्परेचर, लेंथ, एरिया, नेचर ऑफ मटेरियल, टेम्परेचर। लिख दो। हाँ, ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये मस्त क्वेश्चन है, तो करो ना। ये तुम्हारा मन क्या होता है, हट करो बेटा, आलस से काम नहीं चलेगा। चलो चलो चलो, मैं जानता हूं गंदगी है, लेकिन साफ तो करना पड़ेगा ना। तुमसे नहीं हो पाएगा मतलब है? मैं शुरू का लिखूंगा, कैलकुलेशन तुम्हें करना है। तुम डेटा पहले नोट कर लो जरा, तुम मुझे बताना लेंथ इसका, रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर, रेडियस लिख लो 0.01 सेंटीमीटर, R इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर, रेजिस्टेंस लिख लो 10 ओम, और रेजिस्टिविटी लिख लो 50 इंटू 10⁻⁻8। लिख लो, मुझे डेटा बताना, मैं स्क्रीन पे जा रहा हूं, मेन स्क्रीन पे। 0.01 सेंटीमीटर।
इन सेंटीमीटर, और रेजिस्टेंस है 10 ओम, रेजिस्टिविटी है 15 to 10 ओम। इधर देखो, रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम, रेडियस कितना है 0.01 सेंटीमीटर, फिर उसके बाद और क्या दिया है, रेजिस्टिविटी कितना है 15 to 10⁻⁸, यूनिट क्या है ओम मीटर। तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। देखो इधर, इसको आप क्या लिख सकते हो 1 × 10⁻⁻2 लिख सकते हो नहीं, देखना जरा ये कितने लोग की इसमें बत्ती गुल हुई। 15 to 10⁻�8। हाँ हाँ, तो बेटा ये सुनो, ये 10⁻⁻2 सेंटीमीटर हुआ ना, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए किससे डिवाइड करते हो 100 से। तो बेटा 100 से डिवाइड करोगे, तो इसको 100 से डिवाइड करोगे तो ये सेंटीमीटर था, अभी 100 से डिवाइड करोगे तो मीटर हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हो 10⁻⁴ लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो। अब बताओ मुझे R इज टू कितना होता है ρl/a। इधर ध्यान से सुनो, पहले स्मार्ट बताता हूं तुम्हें, स्मार्ट तरीका। अब नहीं रुकूंगा मैं, अरे तरीका सुन लो फिर करना खुद से। बेटा R = कितना होता है ρl/a, तो तुम्हें निकालना क्या है L। तो L का फॉर्मूला कितना आएगा, बनाओ यहां से RA/ρ। अरे L को छोड़ के बाकी एक तरफ कर दो। अब सबकी वैल्यू डाल दो। R की वैल्यू कितनी है 10, R की वैल्यू कितनी है 10, एरिया कितना होगा πr², तो पाई का वैल्यू कितना होगा 3.14 इंटू r², यानी 10⁻⁴ का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई रेजिस्टिविटी कितना है 50 इंटू 10⁻⁻8। अब इसी को सॉल्व करो, कितना आएगा 31.4 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 10⁻⁻8। कट गया, अरे कट गया कि नहीं कट गया। अब इसको अप्रॉक्सीमेट में सॉल्व करो। अब क्या, अब तो कुछ बचा ही नहीं, सॉल्व करो इसको। और अभी सर 0.6 कुछ होगा। अबे आंसर मीटर उसका सर 3.14 डिवाइडेड बाय 5 आंसर है। हाँ सब 10 की तो है सर, 10 का सर 10 चिल्ला चिल्ला मैं तो नेता नहीं है चिल्ला। यस सर 0.62 मीटर। अरे बाद में एक जीरो ऊपर मत, डेसिमल बढ़ा देना बस। थैंक यू सर, कैलकुलेट करने 0.62 मीटर। अब बताओ इसमें कैलकुलेशन बढ़ा था क्या, तुम लोग पागल हो क्या है। हाँ, सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना था। देखो कितना आसान था। तो क्या फिजिक्स में नहीं है, क्या फिजिक्स तो रहेगा ही भाई। अगर जिन्होंने ऐसा सोचा है कि फिजिक्स छोड़ के जान बच जाएगी, बेटा बहुत पागल हो तुम लोग। मैथ छोड़ के बस ह्यूमैनिटीज ले लोगे तब फ्रीडम है। हाँ? बेटा पीसीएम लो तुम लोग, इतने तो बहादुर बनो कम से कम जीवन में। अरे तुमने ये नोट किया कि नहीं किया। सुनो एक बात मेरी ध्यान से सुनो, मजाक सेट के बच्चों इधर ध्यान सुनो। बेटा देखो जब एक काम की बात बता रहा हूं, इधर सुनो बेटा। जब कभी भी आपको वैल्यू पुट करना हो तो पहले देखो, मेरे पास ऑप्शन होता ध्यान सुनो, मेरे पास ऑप्शन था कि मैं यही वैल्यू पुट कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया। पहले जिसको निकालना था उसको एक तरफ कर लिया,
फिर सबकी वैल्यू एक साथ पुट की ताकि ऊपर नीचे कट जाए। तुम यहां पुट करते तो इधर उधर ले जाना पड़ता, तुम्हें कष्ट होता। तो जो निकालना है पहले उसको एक तरफ कर लो और बाकी सब में वैल्यू डालो, इससे कैलकुलेशन आसान होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? मतलब तुम इसमें वैल्यू ना डाल के पहले एल निकालना है तो एल को एक तरफ कर लो फिर वैल्यू डालो। समझ में आ रहा है? जल्दी करो जल्दी बच्चों, कल के टेस्ट में ऐसा क्वेश्चन आएगा। ये हार्ड है, तुम हार्ड देखे ही क्या देख। मैं बताता हूं तुम्हें, मैं दिखाता हूं तुम्हें। देखो इधर, इधर देखो, कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ ए वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड रेडियस 0.01। इसको क्या करोगे 1 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻² और करोगे मीटर के लिए -4 हो जाएगा और रेजिस्टेंस 20 ओम हो जाएगा। रेजिस्टिविटी निकालना है तो पहले रो का फॉर्मूला बना लेना। कितना होगा रो का फॉर्मूला? ए आर इंटू ए अपॉन एल, अरे भाई एल वैल्यू डाल देना, सॉल्व कर लेना। देखो इधर देखो बेटा, जान नहीं छूटेगा इस क्वेश्चन से। यहां देखो फिर से कॉपर वायर डायमीटर अब की बार और सुनो एमएम में दिया है। बेटा एमएम से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना होता है, 10⁻³ से। अरे सेंटीमीटर से मीटर के लिए कितने का मल्टीप्लाई किया था? 10⁻² का। अरे भैया सेंटीमीटर से मीटर में बदलने के लिए 10⁻² का किया था मल्टीप्लाई। तो अगर मिलीमीटर से मीटर में बदलना होगा तो 10⁻³ का। और ये डायमीटर है। सुनो इधर बेटा, तुम अभी गंदगी देखे ही कहां? इधर देखो, ये अभी डायमीटर है, डायमीटर है ना, इसको अभी कन्वर्ट करने के बाद बाई 2 भी करना पड़ेगा, रेडियस निकालना पड़ेगा, तब πr² करना पड़ेगा। बात एक ही पड़ेगी, तुम कुछ भी करो। फिर सुनो, ये फिर से सेम क्वेश्चन। अगर, अरे मैं निकालने को नहीं बोल रहा हूं, लेकिन अगर तुम ये समझ रहे हो ना कि छोड़ने से तुम्हारा काम बन जाएगा, बेटा जिंदगी खराब हो जाएगी, करना ही पड़ेगा। ये चारों क्वेश्चन होमवर्क हैं। स्कूल बंद रहता है सैटरडे को, सैटरडे और संडे स्कूल बंद रहते हैं। कौन सा स्कूल है? हाँ मैं फोन करके पूछ लूंगा, बंद रहता है। शांति से रहो, बंद रहता है। अपना टाइम टेबल भेजो। तो आज कौन सा? आज तो होना फ्राइडे होना है। बेटा सुनो, सैटरडे संडे बंद रहता है स्कूल, सैटरडे को स्कूल नहीं रहता है। सुनो इधर ध्यान से, तुम्हारा भी एग्जाम नहीं होगा संडे को। जितने लोग कह रहे हैं एग्जाम है, वो मेरे को टाइम टेबल अभी दिखा के जाएंगे। अभी हम अपनी पेरेंट्स से मंगवा के अभी मेरे को दिखा के तो जाएंगे। हाँ अभी पापा से पूछ लो तुम्हारे। सुनो सुनो इधर ध्यान से सुनो मेरी बात। होमवर्क क्या क्या है? अभी तक जितना भी पढ़ा है और जितने क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं, इसके पहले तक क्वेश्चन नंबर 25 तक सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए। अरे बहुत सारे क्वेश्चन तो रिपीटेटिव है यार ना। अरे जैसे ओम्स लॉ आ रहा है, मत करो, एक बार कर लो। लेकिन सुनो इधर एक बात, लेकिन ये रेजिस्टिविटी वाले जितने बार आएंगे उतने बार करना है, जो गंदे वाला कैलकुलेशन वाला है। कल टेस्ट होगा बच्चों, बी रेडी फॉर द टेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक। जाओ बच्चों।
Ako lang.